अगला क्वेश्चन देखते हैं और मुझे बताइए क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 31 दिसंबर की दी हुई है। नॉन करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट आपको 70 की दी हुई है। करंट, उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर, रिटेन अर्निंग, करंट लायबिलिटीज, टोटल इक्विटी। पी एक्वायर्ड 40,000 ₹1 का शेयर इन एस कंपनी ऑन 30 जून 18, ठीक है, फॉर 70,000। अब देखिए आपके इम्पोर्टेंस ऑफ डेट आपको वाज़ेह होगी। वर्किंग वन डेट्स, एक्विजिशन डेट क्या है जी, 30 जून 18। रिपोर्टिंग डेट क्या है, 31 दिसंबर 18। हमारे पास है 6 मंथ्स, ठीक है। अब हमारी वर्किंग टू इसमें क्या बनती है कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इसकी कंट्रोलिंग परसेंटेज क्या है और नॉन कंट्रोलिंग परसेंटेज क्या है। कह रहा 40,000 शेयर्स, ₹1 का एक शेयर, इधर ₹1 का एक शेयर 50, सीधे सीधे 80% बन जाता है। 40 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 इक्वल्स टू 80% और NCI 20%। वर्किंग 3 आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इस सवाल में इजी है, गिवन है 70,000, ठीक है जी। वर्किंग 4 गुडविल, कह रहा द ग्रुप हैज अ पॉलिसी ऑफ मेजरिंग नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट प्रोपोर्शनेट, वही प्रोपोर्शनेट वाली बात है, ऑफ नेट एसेट एट द डेट ऑफ एक्सिट। 20% ऑफ द गुडविल हैज इम्पेयर्ड, ये इम्पेयर हो गई है। अब आपको पहचानना ये है कि आपके पास गुडविल कैलकुलेट करने के लिए एक बात तो मौजूद है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि वर्किंग 3 से हम उतारते हैं नीचे, 70,000 है। NCI वहाँ से हमने लेकर आनी है नीचे से, अब आपने जो वर्कआउट करना है वो नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी ऑन एक्विजिशन डेट। आपके पास शेयर कैपिटल है, और रिटेन अर्निंग, दो हेड्स हैं जी। बताइएगा क्या सवाल में कुछ नजर आ रहा है आपको? लाहिद, क्या नजर आ रहा है? हुसैन, बताओ ना, शेयर कैपिटल कितना लिखूं? 50, रिटेन्ड अर्निंग्स जी 20। हाँ, ये उसने कहा हुआ है जबकि आप जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया उस दिन उसकी रिटेन अर्निंग 15,000 थे, ठीक है। मैंने जानबूझ के हाईलाइट नहीं किया था कि आपकी अटेंशन देखूं क्या है, ओके।
वरना मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, मैंने यहाँ पे उसको फौरन बाइफरकेट कर दिया था, ठीक है ना, कि ये आपकी एक्विजिशन डेट पर है और बाकी क्या पोस्ट एक्विजिशन है। ये आपने बस आइडेंटिफाई करना होता है कि जी आपकी एक्विजिशन डेट पर रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी थी। बाकी की ऑब्वियसली रिपोर्टिंग डेट माइनस एक्विजिशन डेट जो है वो पोस्ट एक्विजिशन ही है ना, बस इतनी सी बात है और तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आपके पास रिटेन्ड अर्निंग 15,000। अब अगला स्टेप क्या है, आपके पास उस डेट की नेट एसेट्स आ गए, आपने उस डेट के नेट एसेट्स की परसेंटेज NCI लेनी है, विच इज योर 13,000। yes, 83,000 minus 65,000 comes to 18,000। ये आपकी है। अब यहाँ से देखिएगा एक नया पॉइंट आपके पास आ रहा है, ये है गुडविल ऑन एक्विजिशन डेट। आपने इसमें से लेस करनी है इम्पेयरमेंट। उसने इम्पेयरमेंट 20% ऑफ द गुडविल दी हुई है, 3600 आपकी बनती है। उसने कहा हुआ है गुडविल की 20% इम्पेयर हो गया, वो लेस किया तो आपके पास आ गया 14,400। ये है गुडविल ऑन रिपोर्टिंग डेट। ओके, अब आपने वर्कआउट करना है जी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। उसके लिए आप क्या करते हैं, NCI ऑन एक्विजिशन डेट वर्किंग फोर्स से उठाया, NCI ऑन एक्विजिशन डेट इज 13,000। उसमें आपने क्या किया, एस कंपनी का पोस्ट एक्विजिशन, रिटेन्ड अर्निंग ऑफ एस कंपनी इनटू NCI परसेंटेज किया, वो आपके पास है 5,000, ठीक है ना। NCI परसेंटेज है 20%, 1,000 टोटल आपके पास NCI आ गया 14,000 NCI ऑन रिपोर्टिंग डेट। एनी क्वेश्चंस? यहाँ तक ठीक चल रहा है। अब एक पॉइंट आपके पास फर्दर आने लगा ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में। P companies retained earning on reporting date. How much is that? 30,000. Okay. इसमें post acquisition retained earning of S company into controlling percentage, which is 5,000 का 80%, 4,000। जो पॉइंट अब आने लगा वो है इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल का। आपने जो गुडविल इम्पेयर की थी वो एसेट कम किया था ना आपने, उधर से एसेट कम होगा, इधर से आपके रिटेन प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे 3600 से। डेबिट क्रेडिट समझ आता है?
ओके 30,000, 4,000, 34, तो ये आपके पास आ जाता है 34,000 माइनस 3,600, 30,400, ये आपके पास ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग ऑन रिपोर्टिंग डेट आ गया। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अब आपकी बन सकती है। ले बेटा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जरा खुद से एक मतलब अपने हाथ से बना लो, सब काम तो हो गया। नजर आ रही फिगर से? नहीं आ रहे। चल अब ज़रा हो रहा है। चल बनाइए ज़रा, मुझे आप जैसे कहेंगे स्क्रीन ऊपर नीचे कर दूंगा मैं। जी बेटा जी, नॉन करंट एसेट्स कितने कितने हैं? जी बेटा नहीं, कितने कितने हैं मेरा सवाल है जी, कितने कितने हैं? इसका मतलब आपने वर्किंग नहीं की, मैंने जानबूझ के आपको ये सवाल किया है। इसके मार्क्स हैं बेटे, आप बेशक इशारतन लिखें, पूरा 50,000 ना लिखें, लेकिन इसके मार्क्स हैं। ठीक है, आप रुपीज़ इन 1000 लिखना चाह रहे हैं, आप रुपीज़ इन 1000 लिख लें, 50 एंड 40 90। ओके, ये मिसिंग नहीं होनी चाहिए। बस सब कुछ होने के बावजूद आप ऐसे एक दो नंबर अपने कम करवा दें। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को रिप्लेस करती है गुडविल। यहां पर आप लिखेंगे कि वर्किंग से आ रही है, नहीं लिखा तो इसको नोट करें। वर्किंग फोर्स से आ रही है 14,400, 14.4 आपकी गुडविल यहां से आई। ठीक है, उसके बाद आपके पास करंट एसेट्स हैं 340 के, एंड 40 70। ठीक है, और कोई एसेट नहीं, इसका सम कीजिए। 174.4 ओनर्स इक्विटी
शेयर कैपिटल, पी कंपनी का 100,000। इनर कॉलम में लीजिए ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग, वर्किंग 6 से उठाई 30.4, हमारे पास आ गया 130.4। इसको सम करना पहले, उसके बाद लिखना एनसीआई। वर्किंग 5 से उठाया विच इज 14,000, टोटल 144.4। और हमारे पास करंट लायबिलिटीज 20 + 10, कॉन्फिडेंस आ गया? गुड। तो आपने इसमें नई बात क्या सीखी? इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल, ये आपने नई बात सीखी है। हम ग्रीन हाईलाइट कर लेते हैं कि इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल की कैलकुलेशन से भी लेस हो रही है और ग्रुप इन रिटेन्ड अर्निंग में से भी लेस हो रही है। ऑलराइट, 6 मंथ्स का जरूर इसमें असर होता अगर उसने एक्विजिशन डेट पे रिटेन्ड अर्निंग्स ना बताई हुई होती। उसने अगर प्रॉफिट फॉर द ईयर बताया हुआ होता तो फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर को आप 6 मंथ्स पे आके डिवाइड करते कि ग्रुप ओपनिंग मीन्स, मैं कुछ यूं आपको बता देता हूं। अगर उसने कहा होता कि एस कंपनी का 1 जनवरी 2018 को रिटेन्ड अर्निंग जो थी वो फर्ज कर लें 10 रुपए थी, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर 2018 10 रुपए ये बताता। अब कहता कि 20 है। ऐसी सिचुएशन में वो आपको ये ना बताता। समझ रहे हो? तो आप क्या करते हैं? आप प्रोपोर्शनेट कर लेते हैं ना कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को आप 6/12 कर लेते हैं, जितने महीने की एक्विजिशन है। बात फॉलो की है, लॉजिकल है जी बेटे। उसने कहा होता है ऐसी सिचुएशन में कि इट इज अज्यूम्ड कि इसके ये एक्सपेंस जो इवनली हुए, इनकम्स इवनली हैं। अगर नहीं होगा तो वो भी बताएगा आपको कि माँ सिवाय इस एक्सपो। अब देखें ना, ये वो पॉइंट्स है जिससे वो मुश्किल करता चला जाएगा। तो हम बतदरीज मुश्किल की तरफ जाएंगे, मुश्किल बिल्कुल आएगी, लेकिन बुनियादी बात को जहन में क्लियर कर लो ताकि बाद में सिर्फ मैथमेटिकल मुश्किल रह जाए, अकाउंटिंग की मुश्किल ना रह जाए। बात को फॉलो किया? मैथमेटिकल मुश्किल क्या है कि अब आपने कितना प्रोपोर्शन बनाना है। अकाउंटिंग क्या है, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एक्सपेंस। सपोजली वो कहता है कि इसमें एक एक्सपेंस है लोन का, हमने कुछ सपोज को लोन लिया हुआ है, लायबिलिटीज में हमें लोन नजर आ रहा है। कहता है वो 6 महीने पहले ही लोन लिया था, तो फिर उस लोन की एक्सपेंस की अमाउंट को ऐड बैक करें, बाकी के प्रॉफिट को 6/12 करें, और उस लोन के एक्सपेंस को सिर्फ लास्ट 6 मंथ्स में से माइनस करें। डज इट मेक सेंस? इतनी सी बात जी बेटे। सर, इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल का पता कैसे चलता है? इधर तो उसने बता दिया 20%, लेकिन रियल लाइफ में तो गुडविल, रियल लाइफ को मैं आपको मशवरा दूंगा कि फिलहाल आप डिस्कस ना करें, ठीक है? क्योंकि रियल लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बहुत ज्यादा है। आपने इम्पेयरमेंट IAS 36 पढ़ा था? IAS 36 इम्पेयरमेंट में आपने गुडविल, सॉरी
आपने इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट के बारे में ये पढ़ा था कि उसकी रिकवरेबल अमाउंट को कैलकुलेट किया जाता है। अब रिकवरेबल अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए उसने कहा था कि या तो उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास हो, या फिर उसकी वैल्यू इन यूज हमारे पास हो, दोनों में से ज्यादा वो रिकवरेबल अमाउंट होगी। अब ये गुडविल जो अकेला एक एसेट नहीं है, गुडविल के पीछे सब्सिडरी पूरी एक कंपनी है, तब पूरी कंपनी के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल मालूम करेंगे और पूरी कंपनी की वैल्यू इन यूज मालूम करेंगे एज अ कैश जनरेटिंग यूनिट। कैश जनरेटिंग यूनिट आप लोगों ने FAR 1 में नहीं पढ़ा हुआ, वो जाके पढ़ना CFAP में आपने इंशाल्लाह। कि कैश जनरेटिंग यूनिट के कैश फ्लोज आप किस तरीके से डिटरमिन करते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि ये यूनिट जो है इसकी वैल्यू इन यूज इतनी है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तमाम एसेट्स की आपने कैरिंग अमाउंट्स की कैलकुलेट कर ली और दूसरी तरफ आपने उनकी पूरे यूनिट की वैल्यू इन यूज कैलकुलेट कर ली, उन दोनों में से जो ज्यादा वो रिकवरेबल अमाउंट है, ठीक है। तब आप कहते हैं कि जी ये बिजनेस जो है इतना लूज कर गया, तो उस तरह से आप फिर उसकी जो है बिजनेस की देखते हैं कि इम्पेयरमेंट हमारी कितनी लॉस्ट हो रही है। तो बहरहाल गुडविल की आप लोगों के सिलेबस की हद तक गुडविल की इम्पेयरमेंट कैसे होती है बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, आउट ऑफ क्वेश्चन है। गुडविल की इम्पेयरमेंट इतनी है उसको ट्रीट करो ये पूछा जाएगा, या वो परसेंटेज बता देगा या वो अमाउंट बता देगा, ठीक है। हाँ, अलबत्ता एक कॉम्प्लेक्सिटी आपको अभी अगली बात जब बताऊंगा फुल वैल्यू गुडविल तो समझाने की है कि फुल वैल्यू गुडविल की इम्पेयरमेंट लॉस को ट्रीट कैसे, उधर भी इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करने नहीं कह रहा, इधर मैंने इम्पेयरमेंट लॉस को ट्रीट कैसे किया, गुडविल को क्रेडिट किया और रिटेन अर्निंग्स को डेबिट किया। जब फुल वैल्यू गुडविल की इम्पेयरमेंट होगी तो कैसे ट्रीट करना है, वहां पर बस मैंने आपको बतानी है एक नई बात, ठीक है। आपके सवाल का जवाब